अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों मेरी? अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर हम सरफेस के ऊपर होते हैं, किसी प्लैनेट की सरफेस से काफ़ी करीब होते हैं, then we use the gravitation potential energy equation which is mgh, सिंपल इक्वेशन जो हमने एएस के अंदर पढ़ी थी, mgh वाली हम इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अर्थ की या किसी भी प्लैनेट से सरफेस से बहुत दूर जाना शुरू कर दें, यानी हमारी उससे सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है तो वी कैन नॉट यूज द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन mgh। उसके लिए फिर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट वाज u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर आर। ये हमने एक एक्सप्रेशन इसकी ड्राइव की थी, ठीक है। When we are close to the planet surface, let's say हम planet Earth की बात कर रहे हैं, planet surface के अगर हम काफी क्लोज होते हैं तो then we use the equation, simple equation GPE की, that is mgh। हम सिंपल इक्वेशन इसका इस्तेमाल करते हैं because the gravitational field strength G almost remains constant। ये 50 किलोमीटर तक हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएं तब भी हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है और हम अर्थ की सरफेस से बहुत दूर चले गए हैं, लेट्स से इस पॉइंट पे आ गए, व्हिच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हिच इज एट पॉइंट सेपरेशन r। ये r की सेपरेशन के ऊपर है ये पॉइंट, ओके। तो जब ये पॉइंट r की सेपरेशन पे काफ़ी दूर पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है m है, और जो हमारी अर्थ है या प्लैनेट है उसका मास कैपिटल M है, और हमारे दरमियान में और उसके प्लैनेट के दरमियान में जो सेपरेशन है वो r है। उस केस में इस पॉइंट पे लेट्स कॉल दिस पॉइंट A। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर आर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर अभी आपने स्टार्ट करी है? जी जी अभी स्टार्ट किया। ओके। कीप इन माइंड कि ये आर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल आर होता है। अच्छा, ये माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं? वी नो दैट यू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी पे ये मैक्सिमम होता है, कितना होता है? विच इज 0, ठीक है। ये मैक्सिमम हमारे पास इन्फिनिटी पे होता है और 0 वैल्यू होती है इसकी, बिल्कुल सही है नेहा। और जैसे जैसे हम लोग करीब आते जाते हैं तो ऑब्वियसली 0 से वैल्यू कम होगी। अब 0 से वैल्यू जो भी कम होगी वो किस में होगी? नेगेटिव के अंदर होगी। इस वजह से हमने इसके साथ नेगेटिव साइन हमने अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। अच्छा बच्चों, दो चार चीज़ें ज़रा सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अक्सर बच्चों को। लेट्स से बच्चों ये एक सरफेस है, ये प्लैनेट की सरफेस है विच इज़ वेरी क्लोज। हम प्लैनेट की सरफेस के काफ़ी क्लोज हैं। लेट्स से एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है जिसकी हाइट कितनी है? h1। इस बॉल को हमने लिफ्ट किया और यहाँ पे ले गए इसको कितनी हाइट पे? h2 की हाइट के ऊपर ले गए, ठीक है। इस बॉल का जो मास है, मास इसका कितना है? m, ठीक है। इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, सो g ऑलमोस्ट क्या रहेगा? लेट्स से g इज कांस्टेंट, ठीक है।
तो अब हम जब इसको यहाँ से यहाँ लेके लिफ्ट करके गए होंगे, लेट्स से वी हैव टेकन इट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, तो देयर मस्ट बी सम चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, देयर मस्ट बी सम चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, mgh2 माइनस mgh1, ठीक है जी। यानी mgh2 में से mgh को आप माइनस कर दोगे, या सिंपल वर्ड्स में अगर आप गौर से देखो तो दोनों के लिए mg क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी। बट एक चीज और याद रखिएगा, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, चेंज ऑफ एनर्जी होता है, तो इसका मतलब है लाजमी क्या हुआ होता है, वर्क डन हुआ। तो लेट्स से वो आपसे ये ना पूछें कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से वो ये आपसे पूछ लें कि लेट्स से व्हाट इज द वर्क डन ऑन द मास। तो हम सिंपली यही कंसिडर करेंगे, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द मास। जो मास पे वर्क हुआ है वही कंसिडर कर लेंगे, मतलब दोनों हम चेंज निकालेंगे, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ से इसको उठाने के लिए कुछ फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करवाई है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपने इसमें वर्क किया है। एनी क्वेश्चन इन दैट? यानी अगर कभी भी वो सवाल में आपसे चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोले, या बोले कि जी हमने एक मास को एक हाइट से दूसरी हाइट पे लिफ्ट किया है, तो व्हाट इज द वर्क डन, तो आपको ये चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में कि जो वर्क डन वो मांग रहा है, दैट इज एक्चुअली सिंपली द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्योंकि वर्क कुछ नहीं होता, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम वर्क है, सिंपल लैंग्वेज में। डज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। सर जी बेटा। सर ये वर्क डन का जो आपने बोला था आखिर में समझाइएगा जरा इसका। बेटा वापस से समझा दूं, देखो वर्क डन क्या चीज होती है, जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो उस प्रोसेस का नाम वर्क होता है। हमने इस मास को, ये जो मास है हमारे पास, इस मास को हमने पॉइंट P से पॉइंट Q पे लिफ्ट किया। जब हमने इसको लिफ्ट किया तो हमने इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज की होगी, यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमने इस पे क्या किया होगा, वर्क किया होगा। यानी हम ये मानेंगे कि जो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वही इस पे हमने क्या किया होगा, वर्क डन किया, ठीक है। अच्छा मतलब जो काम हुआ होगा बेसिकली वो वर्क डन हुआ होगा, राइट? बिल्कुल वही चेंज किया होगा उसने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब सेकंड सिनेरियो क्या है, ये तो सरफेस के बड़े करीब की बात हो गई। अगर हम सरफेस से काफी दूर हो, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर प्लैनेट, ओके। हम पहले हमने एक ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट के सेंटर से, प्लीज जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा गौर करके, सेंटर से कितनी सेपरेशन पे रखा हुआ है, 2r, ठीक है, 2r की सेपरेशन। तो एक्चुअली में ये सरफेस से कितना दूर होगा, ये सरफेस से होगा r की सेपरेशन, ओके। ये सरफेस से r की सेपरेशन। हम सेपरेशंस को कभी भी सरफेस से नहीं नापते, वी ऑलवेज मेजर सेपरेशन मेजर ऑलवेज फ्रॉम सेंटर, हमेशा सेंटर से नापी जाती है, ठीक है। यानी वो सवाल में आपको कभी कभार तंग करने के लिए ये भी करता है कि हमने एक मास को जो है वो सरफेस से आर की सेपरेशन पे रखा है। क्या वर्ड उसने बोले, सरफेस से आर की सेपरेशन पे रखा है, ठीक है। यानी अभी भी उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर नहीं 2r, ये ख्याल रखिएगा जरा, ठीक है। इसके बाद हमने इस मास को वर्क करके, लेट से हम इसको
एक और पॉइंट पे लिया है जो सेपरेशन मजीद आर बढ़ा दी हमने, यानी अब हमारी सेंटर से सेपरेशन कितनी हो गई, 3r हो गई। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सेपरेशन इंक्रीज की है, सेपरेशन इंक्रीज की है ना, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या सिंबल बनाया हुआ है यहाँ पे, यू, यानी हम जब भी सेपरेशन को बढ़ाएंगे इंक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब भी हम सेपरेशन को कम करेंगे डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और दोनों केसेस में वर्क होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो आपसे बोले कि लेट्स से दिस इज पॉइंट x एंड दिस इज पॉइंट y, तो जब हम इस मास को x से y पे लेके गए, ऑब्वियसली दिस प्लैनेट हैज अ मास ऑफ कैपिटल M, ठीक है, जब हम इस मास को x से y सेपरेशन के ऊपर लेके गए हैं मूव करवाते हुए, तो यकीनन यहाँ पे भी इसकी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, और उस चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने इस मास पे वर्क किया होगा। तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि अब इसका वर्क डन या इसकी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस यू एक्स, यानी हम चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी वाई पे होगी फाइनल होगी, उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यू इज इक्वल्स टू यू, और यहाँ पे जब हम y पे पहुंचेंगे तो y पे जब हम पहुंचेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इस प्लेनेट के मास में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस चीज़ पे चेंज आया होगा, सेपरेशन। तो लेट मी राइट इट ओवर हेयर फॉर पॉइंट y पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। y पॉइंट के लिए जो r होगा वो आपके लिए कितना हो जाएगा, सेंटर से अगर हम वो r लें y पॉइंट के लिए तो वो कितना होगा, 3r, तो ये हो जाएगा 3r हो जाएगा। और क्योंकि हम सरफेस से काफ़ी दूर हैं तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं दैट इज माइनस जी एम एम ओवर आर, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब हम जब इस मास को x से y पे लेके जाएंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी चीज़ पे चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस चीज़ पे चेंज आ रहा होगा, r पे, सेपरेशन पे। तो u के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम ओवर 3r। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ माइनस का साइन और दोबारा माइनस। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा माइनस साइन लगाइएगा, अदरवाइज फिर आप माइनस यहाँ पे अगर नहीं लगाएंगे x वाले के लिए तो फिर ये प्लस हो जाएंगे, जो कि आपका आंसर गलत दे देगा। हमेशा पूरी कैलकुलेशन में माइनस का साइन लगाना है। ये जो ब्लैक वाला माइनस साइन है ये फॉर्मूले का माइनस का साइन है, और जो रेड वाले माइनस का साइन है वो ग्रेविटेशन लगाने हैं। अब ux किसके बराबर होगा, तो x पॉइंट पे फॉर पॉइंट x पॉइंट के लिए बच्चों हमारे पास जो r होगा वो सेंटर से हमारा सेपरेशन कितना है, ठीक है, सेंटर से हमारा सेपरेशन कितना है, 2r, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम ओवर 2r। ठीक है जी, इसमें किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Any student is having any question, please ask. अच्छा बच्चों, अब इसको हम इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर 3r प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम एम ओवर 2r। ठीक है, और जब हम इसको लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू पहले लिख सकते हैं, माइनस की वैल्यू बाद में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस जी एम एम ओवर 2r माइनस जी एम एम ओवर 3r। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम y पॉइंट वाले r को r2 कह लेते हैं, ठीक है, और जो कि 3r के बराबर है,
और हम x वाले पॉइंट के r को r1 कह लेते हैं, ठीक है, जो कि 2r के बराबर है। तो r1 इज इक्वल्स टू 2r, जो कि x पॉइंट के लिए, है ठीक है। जी जी। ये लास्ट लास्ट वाले में माइनस कैसे आया बीच में? बेटा माइनस कैसे आया? प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख ली, GMM/2r, और फिर माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है सुभान। जी सर। अच्छा जी, तो मैंने 3r वाली वैल्यू को r2 कह दिया है, 2r वाली वैल्यू को r1 कह दिया है, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, इसमें GMM दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है, तो हम इसको यूं लगा सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम यहाँ से GMM को कांस्टेंट निकाल लें, GMM, और ये आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1/2r माइनस 1/3r, ये हमारे पास बचेगा। और क्योंकि मैंने 3r को जो है वो r2 बोला है और 2r को r1 बोला है, तो मैं इसको सिंपल एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस इज द इक्वेशन आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर, दैट इज 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, इस तरीके से। अब जब तुम लोग पास्ट पेपर्स करते हो, तो पास्ट पेपर्स में अक्सर जब भी वो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा होता है, तो वो ये इक्वेशन लिख देता है और बच्चे घबराते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, अच्छा माइनस का साइन कहाँ चला गया, माइनस कैसे गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इसके पास इक्वेशन बच्चों के जहनों में क्वेश्चन उठते हैं। तो माइनस का साइन वही अंदर ही मौजूद है, वहीं पे अपनी जगह पे मौजूद है, इसमें कोई इशू नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक, सबसे कॉमन मिस्टेक, ठीक है, वो ये होती है कि बच्चे इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेते हैं कि जी GMM/1/r1 माइनस 1/r2। अब वो क्या करते हैं कि जब उनको सवाल मिलता है कि एक रॉकेट था जो सरफेस से r के डिस्टेंस पे था, यानी सेंटर से 2r पे था, और उसके बाद वो रॉकेट उड़ के 3r की सेपरेशन पे आ गया, तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल। तो बच्चा गड़बड़ क्या करता है, वो कहता है जी कि 3r में से 2r डायरेक्ट माइनस करूंगा तो r बचेगा, और वो फिर लिख देता है U इज इक्वल्स टू माइनस GMM/r, क्योंकि मैंने डायरेक्ट काट दिया, माइनस कर लिया r को 2r से। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो यहाँ पे r को माइनस नहीं कर रहा, वो दोनों वैल्यूज की रेसिप्रोकल्स को माइनस कर रहा है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम डायरेक्ट पहले r को माइनस करते हैं और फिर इक्वेशन के अंदर लगा देंगे तो आंसर निकल आएगा। नो, अगर आपको चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर हम सरफेस से बहुत दूर हैं, यानी ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, जी नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्वियसली यही चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, हमारे वर्क डन ऑन मास के। जी, एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट में भी पूछ सकते हो, किसी को कोई सवाल है। अरहम, मुजम्मिल, नेहा, हारिस, परवा, बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सुभान, अबान, अबू बकर, बतूल, बतूल बेटा आजकल आप जवाब नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। हरीम तो लगता है ऑन करके सो जाती है भी हरीम। साद, सर मैं जाग रही हूँ। जाग रही हो, चलो अच्छी बात है, गुड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो चार मुझे चीज़ें और बताइए, ठीक है। असल में जब आप बुक पढ़ेंगे ना इसके बारे में, तो बुक में वो बहुत सारी चीज़ें बस लिख देता है, एक्सप्लेनेशन उसने नहीं की हुई, और बच्चा थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज रहता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ बुक रेकमेंड कर दूं, बुक या पेन पैसिफिक अच्छी किताब है, पेन पैसिफिक के दोनों वॉल्यूम्स ले लो, सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आता है, जब हम किसी प्लेनेट की सरफेस से अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं।
ठीक है, यानी कि अब मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, ध्यान से बात सुनो। हमारे पास एक प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड ये दूर दूर तक फैली हुई है, उसमें हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया ए पॉइंट, और उससे और दूर एक पॉइंट सेलेक्ट किया बी पॉइंट। ठीक है, ये बताओ कि ज्यादा हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, ए पॉइंट के ऊपर या बी पॉइंट के ऊपर? जी बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली बी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बी पे सेपरेशन ज्यादा है। ठीक है, अच्छा मुजम्मिल, बी के ऊपर ज्यादा होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो बी के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान से बात को सुनिएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखिएगा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मिली मुझे 1 माइनस 1.2 इंटू 10⁻6 जूल्स की मिली। ठीक है बेटा, सॉरी मुझे ये पावर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पावर की फॉर्म में ही होता है, अगर मैं सिंपल वैल्यू लिखूंगा तो टेक्निकली गलत कहलाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, जबकि मैं जब ए पॉइंट पे इसको लाया तो लेट से ए पॉइंट पे इसके पास एनर्जी है 4.5 माइनस इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए वाली ज्यादा है या बी वाली ज्यादा है? ए पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है या बी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है? जी, बी बी पे ही सर। ज्यादा है, बी पे ही ज्यादा है। क्यों बी पे ज्यादा है? क्योंकि लेस नेगेटिव है और ए पे मोर नेगेटिव है। ठीक है, ये मास जो था, लेट्स कॉल दिस मास m1, यानी इसी मास को जब मैंने बी पे रखा तो इसके पास कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी, यू बी पे, और इसकी इसी मास की यूए पे कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी, -1.5। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा अब एक और बात सुनो, मैं एक और मास लेके आया m2, m2। ठीक है, m2 को जब मैंने b पॉइंट पे रखा तो m2 को मैंने देखा कि m2 के पास जो एनर्जी आई वो कितनी आई, -2.4। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। ये बात समझ में आई? यानी m2 को जब मैंने इस पॉइंट के ऊपर रखा तो उसके पास एनर्जी -2.4 इंटू 10⁻+6 सॉरी +6 जूल्स आई। ठीक है, और इसी मास को जब मैं उठा के ए पॉइंट पे लेके आया तो यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है दैट इज -9.0 इंटू 10⁻6 जूल्स आई m2 के लिए। ठीक है, ये बताओ कि मास 1 के लिए ये एनर्जी डिफरेंट क्यों है और मास 2 के लिए ये एनर्जी डिफरेंट क्यों है? जी बच्चों, चेंज इन आर नहीं बेटा, देखो बी पॉइंट सेंटर से दोनों मासेस के लिए सेम है, ए पॉइंट सेंटर से दोनों मासेस के लिए सेम है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। क्यों आ रही है? चलो मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। m1 मास के लिए इसकी इक्वेशन होगी u b पॉइंट पे बता रहा हूँ, ठीक है, -gm m1 अपॉन r b। जबकि m2 मास के लिए यहाँ पे जो ub पे एनर्जी होगी दैट इज -gm m2 अपॉन rb। ठीक है, हाँ अब बताइए क्या डिफरेंस होगा, क्यों डिफरेंट आ रहा है? सेपरेशन डिफरेंट है। नहीं बेटा नेहा, सेपरेशन तो देखो सेम है, सेपरेशन अभी भी सेम है। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ बी पॉइंट की, बी पॉइंट पे देखो जब m1 रखा तो उसके पास इतनी एनर्जी आई, बी पॉइंट पे जब m2 रखा उसके पास इतनी एनर्जी आई। इक्वेशंस मैंने तुम लोगों के सामने लिख दी हैं। अब देखो कि दोनों इक्वेशंस में हाँ मास का चेंज है। गुड, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, मास का चेंज है, ऑब्जेक्ट का मास का चेंज है। यकीनन m1 और m2 की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है नेहा, ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो इन दोनों इक्वेशंस में दोनों ये चीजें कौन सेम है? ठीक है,
ये चीजें दोनों में सेम है, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, उसमें m1 लिखा हुआ है, इसमें m2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास सिर्फ, अच्छा ठीक है मुकम्मल, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दोनों मासेस का एक्चुअल में मास की वैल्यू डिफरेंट होगी जब भी सेम पॉइंट पे सेम सेपरेशन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब बाय द वे ये जो टर्म हमने लिखी है -gm/r, -gm/r, इस टर्म को हमने एक और नाम दे दिया, इस टर्म को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, नॉट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हमने इसको खाली नाम दे दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन हिंट, लेट्स से, बल्कि ये मैंने सॉरी गलत बना दिया, मुझे ये नहीं बनाना चाहिए था। लेट्स से, मुझे एक बात बताओ, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने 1 किलो मास रखा, 1 kg मास रखा, तो ये बताओ कि अर्थ इसको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स या इसका क्या वेट होगा। अर्थ की सरफेस के करीब रखा है, वेरी नियर, तो अर्थ इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींचेगी जी। जी बच्चों, हमने 1 किलो का मास अर्थ की सरफेस के करीब रखा, ये बताइए कि अर्थ उसको अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचेगी या उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। Is anyone there? सारे गायब हो गए। सर 9.81। 9.81 ठीक है, बिल्कुल सही है। नेहा, शाबाश, मुजम्मिल, सुभान, 9.81, 9.81 न्यूटन्स। ठीक है, यानी बड़े ध्यान से मेरे वर्डिंग को सुनना, जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर 1 किलो का मास रखते हैं तो 1 किलो के मास के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाती है, 9.81 न्यूटन्स। ठीक है, इस चीज को हमने इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसका नाम दिया था, जिसके लिए हमने सिंबल बना लिया था जी, कि 1 किलो मास से 1 किलो मास को सॉरी अर्थ अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचती है, उसी को हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मानते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 1 किलो की जगह इसी पॉइंट पे 2 किलो का मास रखूं, 2 किलो का मास, ठीक है, अब बताओ इसको कितनी फोर्स से अर्थ खींचेगी। सर सेम। कितनी फोर्स से खींचेगी, कितना वेट होगा इस ऑब्जेक्ट। 19.62 बिल्कुल सही है नेहा, 19.62 ऑलमोस्ट 20 बिल्कुल सही है साहब। यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने सिंपली क्या किया, क्योंकि मास 1 किलो की बजाय 2 किलो था, तो 9.81 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। ठीक है, यानी हमने फॉर्मूला लगाया W=mg, यही फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक अंडा कितने का आता है, 9 रुपए, 9.81 रुपीज़ का आता है। 2 अंडे कितने के आएंगे, 19.62 रुपीज़ के आएंगे। 12 अंडे कितने के आएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ऐसे ही होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया। अब जो इन्होंने न्यू क्वांटिटी बनाई है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी ये कहती है कि लेट्स से ये जो पॉइंट बी है, ये मास m1 कितना था, 1 किलोग्राम। प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, m1 कितना था, 1 किलोग्राम। यानी जब हम बी पॉइंट के ऊपर 1 किलो का मास रखते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है, -1.2 इंटू 10⁻6 जूल्स। हमने कहा जी कि ये इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है कि यहाँ 1 किलो रखोगे 1.2 इंटू 10⁻6 जूल्स की एनर्जी मिलेगी। दूसरे ने कहा कि अच्छा 1 किलो रखूंगा तो इतनी मिलेगी, अगर मैं 2 किलो रखूंगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमने क्या किया कि 2 किलो के लिए इस पोटेंशियल की वैल्यू को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरह हमने एक और क्वांटिटी सोची जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जी कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ये? एवरीवन प्लीज, थोड़ा सा होता है अमान, जरा सा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको बेटा समझने की कोशिश करो। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने डिफरेंट सेपरेशन पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर 1-1 किलो का मास रखा। अमान 1-1 किलो का मास रख के हमने उस 1-1 किलो के मास, डेफिनेशन में क्या फर्क होता है मैं भी बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड दो बस। 1-1 किलो का मास रखा, 1-1 किलो का मतलब होता है अमान यूनिट मास, तो डेफिनेशन में सिर्फ यूनिट मास का वर्ड का चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं है। 1-1 किलो का मास रख के हमने उसकी मास की एनर्जी निकाली और वो ही एनर्जी को हमने कह दिया कि ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है। यानी जब भी उस पॉइंट के ऊपर तुम 1 किलो का मास रखोगे उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, और अगर उसी पॉइंट पे 2 किलो का मास रखोगे तो उसके पास उस पॉइंट के पोटेंशियल के ट्वाइस एनर्जी आ जाएगी। अगर वहां पे 10 किलो का मास रखोगे तो उस पॉइंट के पोटेंशियल के 10 टाइम्स उसके पास एनर्जी आ जाएगी। इस तरीके से हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया। हाँ स्टैंडर्ड बना दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। टेक्स्ट बुक वर्ड, एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ये बाय द वे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। अच्छा मैंने तुम लोगों को बताया है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये जो रेड से मैंने किया है, ये ब्लैक से जो अब कर रहा हूँ, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी अब हमने एक न्यू क्वांटिटी सोची जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सिंबल हमने बनाया ये फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू -Gm/r। ये हमने इसकी इक्वेशन सोची, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? -Gm/r। अब बड़े ध्यान से सोचो कि W इज इक्वल्स टू mg होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी होता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन तुम लोगों ने बनाई है -Gmm/r, और उसमें से -Gm/r जो है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। तो तुम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की एक और इक्वेशन नहीं बना सकते, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, या मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन पोटेंशियल। डिट्टो वैसे ही जैसे मास को आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको फोर्स मिल रही है। फिर से बोल रहा हूँ, मास को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाती है। मास को उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि जनाब ये प्लेनेट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल -0.9 इंटू 10⁻6 जूल्स का है पर किलोग्राम। देखो ये जरा सा थोड़ा सा डिफरेंट हो गई चीज़, पर किलोग्राम मैंने लगा दिया। पर किलोग्राम क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम के पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 किलो का मास रखा है, ये बताओ कि 5 किलो के मास के पास इस कितनी एनर्जी इस पॉइंट पे आ जाएगी। 1 किलो के पास इतनी आती है, 5 किलो के पास कितनी आएगी? तो सिंपली आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कोई तो काइंडली पूछ लीजिए। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होता है? जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है। जैसे ग्रेविटी का यूनिट हमने क्या बनाया है? न्यूटन पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पे कितना फोर्स, 1 किलोग्राम के पास कितनी एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया। एनी क्वेश्चंस प्लीज
पूछ लीजिए। बेटा ग्रेविटी की वैल्यू 7, अगर हम अर्थ की सरफेस के करीब होंगे तो 9.81 लेंगे, अगर हम अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे तो फिर हम उस पॉइंट की पहले ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। वो किससे कैलकुलेट करते हैं? -gm/r² से। पहले उसकी ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। हम कहेंगे इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन इतनी है 1 किलो के मास के लिए, अगर 2 किलो रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। साथ कोई और क्वेश्चन है बेटा? अभी अबान, मुजम्मिल, नेहा, हरीम जाग रही हो ना? जी सर जाग रही हूँ। हमने सोती हुई आवाज आ रही है तुम्हारी, है जी। अच्छा जी, हारिस साहब भी जाग रहे हैं, मुबारक हो। ठीक है, नेहा सो गई हैं। अच्छा जी बच्चों, इस तरीके से हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो डिफाइन किया है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, और फिर हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल लिए हमने। और हमने कहा कि इस पॉइंट पे 1 किलो मास के पास इतनी एनर्जी है, तो जो भी मास हम यहाँ पे रखेंगे उसके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, प्लीज लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल नाउ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल potential? ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, gravitational potential at a point in gravitational field, gravitational potential at a point in gravitational field is work done to bring a unit mass। इस डेफिनेशन में सिर्फ किसका चेंज है? वहां मास था, अब यहाँ यूनिट मास कर दिया। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास, work done to bring a unit mass from infinity to that point। Work done to bring a unit mass from infinity to that point। ठीक है जी। So this is it for the gravitation potential and gravitation potential energy। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, यानी 1 किलो मास के पास उस पॉइंट पे इतनी एनर्जी होती है, और अगर हम 1 kg के अलावा कोई और मास उस पॉइंट पे रखेंगे तो उसके पास उतने टाइम्स वो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, दैट इज हाउ वी डिफाइन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, दैट्स इट, वरना बहुत गिच पिच हो जाएगा ये। प्लीज इसको बड़े ध्यान से एक दफा दोबारा से तहम्मुल से पढ़िएगा। ठीक है, आई नो ये बड़ी ही बकवास सी चीज लगती है, बोरिंग सा लगता है, लेकिन प्लीज इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर 4 का ग्रेविटेशन फील्ड और सर्कुलर मोशन से आता है, अक्सर हमेशा सॉरी उसी से आता है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, और आई विल स्टॉप ओवर हियर नाउ। दिस इज इट फॉर टुडे। नो क्वेश्चंस? ठीक है बेटा, प्लीज इसको एक दफा दोबारा रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, चलें बच्चों, वी विल स्टॉप ओवर हियर। मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड एंजॉय द रेन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।